नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अगर को आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। वक्त तो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर कोटद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की उमड़ी है भारी भीड़। जहां भारी राज्यों से आ रहे हैं लाखों तीर्थ श्रद्धालु। डॉक्टरों ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने की दी है सलाह। वहीं गर्मी में आंखों से संबंधित बढ़ जाएंगी कई समस्याएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोटद्वार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की उमड़ी है भारी भीड़। जहां भारी राज्यों से आ रहे हैं लाखों तीर्थ श्रद्धालु। जहां डॉक्टरों ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने की दी है सलाह। गर्मी में आंखों से संबंधित बढ़ जाती हैं कई समस्याएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोटद्वार से बताई जा रही है। और अब देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देहरादून में आपदा प्रबंधन सचिव ने पर्यटकों से की है अपील। जहां बदलते मौसम में तीर्थयात्रियों पर्यटकों से अपील की है, जहां नदी नालों के किनारे ना जाएं। विनोद कुमार सुमन ने कहा, वहीं सेल्फी फोटोग्राफी करने वाले लोग भी सावधानी बरते। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां देहरादून में आपदा प्रबंधन सचिव ने पर्यटकों से अपील की है। जहां मौसम में बदलते मौसम को लेकर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से अपील की है। जहां नदी नालों के किनारे ना जाने की विनोद कुमार सुमन ने अपील की है। और इसमें बताया गया है कि सेल्फी फोटोग्राफी करने वाले लोग भी सावधान रहें। और अब हरिद्वार से अगली बड़ी खबर है, जहां होटल किंग में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। जहां ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने दी है दबिश। दबिश के दौरान एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जहां होटल किंग में संदिग्ध गतिविधियों की भनक पर ग्रामीणों ने पुलिस सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी की और एक महिला को संदिग्ध व्यापार में पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से होटल में ये व्यापार चल रहा है। जहां पहले भी इस पर कई सवाल उठे थे, लेकिन अब जुटाए गए सबूत गुस्साए गांव वालों ने होटल के बाहर जमकर हंगामा किया है। प्रशासन से इसको लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है और होटल की भूमिका और अन्य संदिग्धों पर जांच हो रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सेल्फी फोटोग्राफी करने वाले लोग भी सावधानी बरतने को लेकर बता दें कि खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में हड़कंप मचा है। जहां होटल किंग में संदिग्ध गतिविधियों में भनक पर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। वही सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी की और इसमें एक महिला को संदिग्ध व्यापार में पकड़ा गया है। वही ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से होटल में ये गंदा धंधा चल रहा था, जहां इसको लेकर पहले भी सवाल उठे थे, लेकिन अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अब सबूत जुटाए गए हैं। वहीं गांव वालों ने होटल के बाहर इसके संबंध में जमकर हंगामा किया है और प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है। वहीं होटल की भूमिका और संदिग्धों की जांच की जा रही है। आप खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जब मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। अगले 5 दिनों तक पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। जहां मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने जानकारी दी है। उत्तरकाशी और चमोली में जारी किया है अलर्ट, जिसमें 6, 7 और 8 को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उसी के साथ रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी को 8 मई के लिए रेड अलर्ट में रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग को लेकर बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जब मौसम विभाग ने जारी किया है ये अलर्ट, जिसमें उन्होंने अगले 5 दिनों तक पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने इसके संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उत्तरकाशी और चमोली में उन्होंने अलर्ट जारी किया गया है, जो 6, 7 और 8 मई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी को 8 मई के लिए रेड अलर्ट में रखा गया है। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का किसानों से संवाद है। जहां आईडीपीएल ग्राउंड में किसानों से करेंगे संवाद। उसी के साथ इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ में उपस्थित रहेंगे और किसानों की समस्याओं को
सुनना है संवाद का उद्देश्य और उसी के साथ सरकार की योजनाओं की जानकारी भी देना है। आपको बता दें कि ऋषिकेश के IDPL ग्राउंड में आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से संवाद करेंगे और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। वहीं इस संवाद का उद्देश्य किसानों की समस्याएं सुनना और सरकार की योजनाओं की जानकारी देना है। वहीं कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय किसानों में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ में पवित्रता भंग करने वालों पर केस दर्ज किया गया, जहां कुछ दिनों से एक वीडियो हो रहा था वायरल। कुछ युवक केदारनाथ मंदिर के पीछे हो हल्ला कर रहे थे, जिसका वीडियो वायरल के संबंध में जांच की गई है। कपाट खुलने के बाद का नहीं है ये वीडियो। वहीं बता दें कि BKTC हाल केदारनाथ धाम द्वारा ये तहरीर दी गई है, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है ये मामला। वहीं असामाजिक तत्वों का किया गया है चिन्हीकरण और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग पुलिस ने जनमानस से की है अपील, जहां वीडियो को प्रसारित न करने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक वीडियो वायरल होने के संबंध में एक जांच की गई है, जहां केदारनाथ में पवित्रता भंग करने वालों पर केस दर्ज करने का मामला सामने आया है। जहां कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसमें बताया जा रहा है कि कुछ युवक केदारनाथ मंदिर के पीछे हो हल्ला कर रहे थे। जहां वीडियो वायरल के संबंध में जांच की गई, जहां पर कपाट खुलने के बाद का वीडियो नहीं बताया जा रहा है। पर फिलहाल BKTC हाल केदारनाथ धाम द्वारा ये तहरीर दी गई है, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया है। वहीं असामाजिक तत्वों का किया गया है चिन्हीकरण और उनके खिलाफ नियमानुसार की जाएगी कार्रवाई। जहां पर रुद्रप्रयाग पुलिस ने जनमानस से की है अपील कि इस वीडियो को प्रसारित ना करें। और अब देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जब ज्योतिर्मठ क्षेत्र के आपदा सुरक्षित बनाने की मुहिम की जा रही है, जिसमें 291 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूर किया गया है, जहां प्राकृतिक आपदाओं के लिए होगी उपयोग। दरअसल देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ क्षेत्र को आपदा सुरक्षित बनाने के लिए 291 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। यह धनराशि भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं से क्षेत्र की रक्षा के लिए उपयोग की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम चारधाम यात्रा और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी था। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर्यटन विकास राज्य मंत्री ने निरीक्षण किया है, जहां चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया है। यात्रियों के लिए की गई है व्यवस्थाओं को उनकी जानकारी ली है। दरअसल हरिद्वार में पर्यटन विकास राज्य मंत्री ने चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण पर पहुंचे राज्य मंत्री ओम प्रकाश, जहां पर उन्होंने अधिकारियों सेंटर से यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही दूसरे राज्यों से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे, चारधाम यात्रियों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। हालांकि पर्यटन राज्य मंत्री पर्यटन विभाग और प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए हैं। वहीं इस दौरान ARTO ऑफिस से ग्रीन कार्ड मिलने में दिक्कतें आ रही को लेकर भी यात्रियों ने पर्यटन राज्य मंत्री को अवगत कराया है, जिस पर ओम प्रकाश ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं पर्यटन विकास राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यात्रियों के लिए बेहतर और व्यापक व्यवस्था की जा रही है। लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। मैंने यहाँ देखा है, यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं कर रहा है और जो रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है और जो अधिकारियों की तत्परता है बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरे संतुष्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यात्री जो है वो संतुष्ट है। जो बाहर से या नेपाल से लोग आए हैं, यहाँ मेघालय से लोग आए हैं, यहाँ महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, चारों तरफ के लोग यात्री आए हुए हैं पूरे देश विदेश से, लेकिन सब संतुष्ट है। थोड़ी एक शिकायत आई है, मैं भी RTO साहब से बात करूंगा और निश्चित रूप से उसको दूर कराएंगे। मैंने यहाँ देखा है।
अब खबर जोशीमठ से है, जहां सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है, जिसमें कार्य पूर्ण होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली है। वे सड़क संबंधित विभाग का उन्होंने दिल से धन्यवाद किया है। दरअसल सीमांत घाटी के लाता गांव में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर बनी हुई है। दरअसल सीमांत घाटी के लाता गांव विगत कई वर्षों से सड़क संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था, जिस कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना भी यहां पर उठाना पड़ रहा था। यहां तक कि ग्रामीण कई बार सड़क संबंधित समस्या को लेकर क्रमिक धरना प्रदर्शन तक कर चुके हैं। बता दें कि लाता गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं, जहां सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने पर लाता गांव के ग्रामीणों ने सर्वप्रथम एक विशेष पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम किया। इसके उपरांत ग्रामीणों ने मिष्ठान खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी और साथ ही साथ सरकार का भी धन्यवाद किया। सड़क निर्माण कटिंग का कार्य पूर्ण होने पर ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन के ऑपरेटर का भी इस दौरान फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया और साथ ही साथ सड़क संबंधित विभाग का भी दिल से धन्यवाद किया है। यहाँ पर हमारे प्रधान जी है सरिता देवी, और उसके बाद हमारा ठेकेदार लक्ष्मण सिंह ठेकेदार, और उसके बाद यहाँ पर हमारे वो जेपसी का ऑपरेटर साहब, उनका नमस्कार करूंगा मैं सभी लोगों को। और बहुत बहुत धन्यवाद है इन लोगों को, जिन लोगों ने आज हमारे यहाँ का रोड का हमको संभव नहीं था कि हर रोड पहुँचेगा, इन लोगों ने यहाँ पर रोड पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राष्ट्रीय आयोजन की जो न सिर्फ युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करता है, बल्कि उन्हें देश और दुनिया के मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी देता है। हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की, जिसकी भव्य शुरुआत हुई है। बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर भागलपुर के सैंडिस स्टेडियम में अंडर-19 तीरंदाजी प्रतियोगिता के साथ प्रतिष्ठित आयोजन का रंगारंग शुभारंभ हुआ है। वहीं देश भर से आए युवा खिलाड़ी इस मंच पर अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तैयारी और उत्साह के साथ पहुंचे हैं, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। ये आयोजन युवाओं के सपनों को उड़ान देने का प्रतीक बन चुका है। तो आइए आपको लिए चलते हैं सीधा भागलपुर, जहां हर कोने में खेल, जोश और ऊर्जा की झलक देखने को मिल रही है। भागलपुर के स्टेडियम मैदान में जैसे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की शुरुआत हुई, वहां मौजूद हर व्यक्ति रोमांच और गर्व से भर उठा। अंडर-19 तीरंदाजी मुकाबले के साथ इस आयोजन की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी इस बार बिहार के 5 जिलों भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को सौंपी गई। इन जिलों में अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत का कहना है कि देश भर से आए सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं। उनके रहने, सुरक्षा और प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर स्थल पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। पहले तो जितने भी खिलाड़ी पूरे देश भर से आए उनका मैं भागलपुर में स्वागत करता हूँ और उनको अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। उनके स्वागत के लिए, आवासन के लिए और अच्छे पार्टिसिपेशन के लिए, सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से भरपूर तैयारी की गई है। हमारे डीएम साहब के द्वारा संयुक्त आदेश निकाल के जो भी क्रिया स्थल है, जहाँ पे भी उनका आवासन स्थल है, सब जगह पे मजिस्ट्रेट फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे भी एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, वही यहाँ सभी लोगों की विस्तृत चेकिंग करके ही यहाँ पे ला रहे हैं। तो व्यापक प्रबंध किया गया है सुरक्षा का भी, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो आयोजन है वो काफी सफल ढंग से किया जाएगा और भागलपुर को पूरे भारत में स्पोर्ट्स के मैप पे एक नया पहचान दिलाएगा। बता दें कि खिलाड़ियों के साथ साथ आम जनता में भी इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। स्कूलों के बच्चों से लेकर युवा वर्ग तक हर कोई प्रतियोगिताएं देखने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने पहुंच रहा है। वहीं इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी का कहना है कि हमने सभी प्रतिभागियों का भव्य स्वागत किया और हर कोई बहुत उत्साहित है। मैं भागलपुर के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे अपने परिवार और बच्चों के साथ इन खेलों को देखने जरूर आए। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भागलपुर राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन का हिस्सा बन रहा है। सभी 2025 का आयोजन भागलपुर में हो रहा है और तीरंदाजी का जस्ट शुरू होने जा रहा है।
सभी खिलाड़ियों का बहुत बेहतर तरीके से स्वागत किया गया और सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं यहाँ की व्यवस्था को देख करके और सभी के कोच सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं। भागलपुर के वासियों से आग्रह करता हूँ खेल को देखने अपने बच्चों को भी दिखाएं नहीं चलिए ये तो मेरे टीम के लिए बहुत ही अच्छा फीडबैक है और मैंने अपने टीम को ये रखा है और आपने उनको ट्रेन करके रखा है कि हम बेस्ट कर सकते हैं सारी बेस्ट सुविधाओं को अपने नई पहचान कायम इससे खिलाड़ियों बिहार के भी खिलाड़ियों में काफी उत्साह रहेगा और सीख करके लोगों से उद्घाटन समारोह में स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिसने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। आयोजकों की ओर से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, खान पान और आवास की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जो राज्य को खेल जगत में एक नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रहा है। इस आयोजन के माध्यम से राज्य के युवाओं को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिला है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना भी सुदृढ़ हो रही है। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों को खेल के प्रति प्रेरित करेगा और बिहार को एक मजबूत खेल परंपरा वाला राज्य बनाने में अहम भूमिका। बिल्कुल सही कहा गया है कि शतरंज के खेल में एक छोटा प्यादा भी एक शक्तिशाली वजीर को मात दे सकता है। यह मुहावरा भारतीय राजनीति, खासकर बिहार की राजनीति पर एकदम सटीक बैठता है। जब भी चुनावी मौसम आता है तो बड़े बड़े दलों की निगाहें छोटे क्षेत्रीय दलों पर टिक जाती हैं। वजह साफ है कि इन्हीं प्यादों की बदौलत सरकारें बनती और गिरती हैं। लेकिन यही वह अवसर भी होता है जब क्षेत्रीय दलों के भाव बढ़ जाते हैं। दरअसल बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सियासी माहौल अभी से गर्म होता जा रहा है। एक तरफ महागठबंधन में है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, कांग्रेस और अन्य वामपंथी दल शामिल हैं। दूसरी ओर बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। बिहार की राजनीति हमेशा से काफी दिलचस्प रही है। यही जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव, स्थानीय नेताओं की पकड़ और विकास का मुद्दा सब कुछ चुनावी समीकरण तय करते हैं और यहीं पर छोटे क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे वे वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी हो या एचएएम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। इनके पास भले ही ज्यादा सीटें ना हो, लेकिन सही समय पर गठबंधन का हिस्सा बनकर ये सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले सकते हैं। वहीं 2020 के चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह छोटे दलों ने बड़े गठबंधन की रणनीति को प्रभावित किया था और 2025 के चुनाव में भी यही तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है, जहां हर पार्टी अपनी बिसात बिछा रही है। लेकिन यह तय नहीं है कि बाजी कौन मारेगा, वजीर या प्यादा। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी के लिए बिहार में सत्ता में वापसी की राह काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राज्य में उसका कोई स्पष्ट मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है और वह अब तक केवल गठबंधन के सहारे सत्ता में रही है। वहीं नीतीश कुमार, जो बीजेपी के सहयोगी है, अब उनके लिए ऐसे सहयोगी बन चुके हैं जिनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि वे कब किधर चले जाएं। वैसे वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू ने बीजेपी का समर्थन दिया है। इससे एक समुदाय में बेहद गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। इससे जदयू का वोट बैंक प्रभावित भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए इसे एक अवसर मान लिया जाए, क्योंकि बीजेपी इस बिल के सहारे हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने का अवसर मान रही हो और इस बिल के सहारे सत्ता में आने में सफल हो जाए। वहीं जदयू, जो पहले महागठबंधन का हिस्सा थी, अब भाजपा के साथ गठबंधन में है। वक्फ बिल पर जदयू ने समर्थन जताया, जिससे विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार पर सेक्युलरिज्म से समझौता करने का आरोप लगाया है। इससे जदयू के मुस्लिम समर्थक वर्ग में असंतोष भी बढ़ा है, जिसका फायदा राजद को मिल सकता है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ मिलकर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि यदि राजद सत्ता में आया तो इस बिल को खारिज कर दिया जाएगा। खैर, इस तरह के बयान के कोई मायने नहीं निकाले जा सकते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा बनाया गया यह कानून सभी राज्यों पर लागू होगा।
कोई भी राज्य इससे वंचित नहीं रह सकता। लेकिन वक्फ मुद्दा के साथ साथ राजद का फोकस इस बार बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भी होगा। वहीं कांग्रेस ने महागठबंधन में अपनी भूमिका को मजबूत किया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ रही है। पिछली बार के चुनाव के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस के रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार से गठबंधन टूटने के बाद आरजेडी ने अपने राजनीतिक तेवर और भी तीखे कर लिए। पार्टी अब एक ओर जहां महागठबंधन को फिर से मजबूत करने की कोशिश में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे संकेत भी सामने आए जिससे यह अटकलें लगाई जा रही है कि राजद आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। तेजस्वी यादव ने बीते कुछ महीनों में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। उनका फोकस युवा और पिछड़े वर्ग के वोटर्स पर भी है, जिनके बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं वक्फ बिल और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर भी राजद ने बीजेपी और जदयू पर हमला बोलते हुए खुद को मुस्लिम समर्थक वोट बैंक का विकल्प साबित करने की कोशिश की। पिछली बार के चुनाव में राजद का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा था और यही कारण है कि पार्टी अब किसी भी सूरत में अपनी ताकत कम नहीं आंकना चाहती, क्योंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण, युवा मतदाता और महिला मतदाताओं की भूमिका अहम होगी। बीजेपी और जदयू का गठबंधन हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश करेगा, जबकि राजद और कांग्रेस महागठबंधन में वापसी की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। पिछले चुनाव में राजद ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार का 2025 विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। भाजपा और जदयू के गठबंधन राजद और कांग्रेस के महागठबंधन में वापसी की कोशिश और वक्फ बिल जैसे मुद्दे चुनावी समीकरण को प्रभावित करेंगे। जनता की राय और मतदान इस चुनाव के परिणाम को निर्धारित। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।